वेलकम यू ऑल इन द वीकली करंट अफेयर। यहाँ पे हम कुछ 10 to 12 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके पूरे वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो ये मेरे चैनल है, टेलीग्राम चैनल, पीडीएफ के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्कशन के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज़ बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स 2021। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसको ये आंसर पता नहीं होगा। तो हरनाज संधू हैं। इससे पहले 2000 में लारा दत्ता ने लाया था और 1994 में सुष्मिता सेन जी ने लाया था। अब जनरली आप में से कई सारे लोग ऐसा सोचते होंगे ना कि जो यहाँ पे कॉन्टेस्ट जीतता है, मिस वर्ल्ड हुआ या मिस यूनिवर्स हुआ, ये जनरली लोग कहाँ चले जाते हैं? इंडिया के हैं तो बॉलीवुड में चले जाएंगे, बाहर के हैं तो उनके यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसमें चले जाते हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि मूवी मेकिंग में चले जाते हैं, सीरियल में चले जाते हैं। आपको लगता होगा कि ये जो कंटेस्ट होता है ना, ये केवल और केवल ब्यूटी पे डिपेंड करता है, मतलब इसको हम ब्यूटी कंटेस्ट कहते भी हैं। तो इसमें जो ब्यूटी देखी जाती है ना, वो केवल अपर ब्यूटी नहीं होती, इसमें इनर ब्यूटी भी देखी जाती है। अगर हमारे हिसाब से जो ब्यूटी की डिफिनेशन है, मतलब जो सोसाइटी के हिसाब से जो जनरल डिस्कशन में लाया जाता है, उनके हिसाब से तो इनको यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। नहीं, तो ये केवल और केवल ऐसा ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है कि जिसमें आपकी शक्ल और सूरत देखी जाती है, आपकी बॉडी देखी जाती है। यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस, आपकी सोसाइटी के प्रति थिंकिंग क्या है, प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करोगे। क्योंकि लास्ट अगर आपने देखा होगा तो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था इन तीनों लोगों से, ये पूछा गया था कि आप आज के हिसाब से जो चैलेंजेस हैं फॉर द वुमन, यंग वुमन, उसको कैसे एड्रेस करेंगे, उनको क्या कहना चाहोगे आप। यही जो सवाल था ना, इनको क्या बना दिया, मिस यूनिवर्स बना दिया इस एक सवाल ने। अदरवाइज ये उतना इंटेंस नहीं होता तो शायद इन दोनों में से कोई जीत जाता। तो खैर, इन शॉर्ट में कहना ये चाह रहा हूँ कि ये केवल बॉडी की ब्यूटी नहीं होती है, यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस लेवल, थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी, थिंकिंग अबाउट द अंडर प्रिविलेज क्लास, दुनिया के जो चैलेंजेस है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। कई सारे राउंड होते हैं, उनमें कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन भी मतलब वो क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो मैटर करते हैं, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही पूछा जा रहा है खिलवाड़ करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, दिस टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इट नॉर्दर्न बाउंड्री रन अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विथ वन ऑफ द इंडिया नेबर्स, आइडेंटिफाई द टाइगर रिजर्व। तो वो टाइगर रिजर्व कौन सा है? बुक्शा टाइगर रिजर्व। नाम तो हो इसका टाइगर रिजर्व, नाम से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ढेर सारे टाइगर होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 दशक से कोई टाइगर देखा ही नहीं गया था। तो एक कैमरा लगाया गया, कैमरे में ट्रैप किया गया तो एक टाइगर दिखा। ये टाइगर दिखा इसीलिए ये न्यूज में है। जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लास्ट ईयर रिपोर्ट में उन्होंने सबमिट किया था कि अब ये जो टाइगर रिजर्व है इसमें कोई भी टाइगर नहीं है। क्योंकि टाइगर पाया गया है अभी रिसेंटली, इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है। न्यूज़ में है तो आपको जानना चाहिए इससे रिलेटेड जो डाटा है। तो बेसिकली ये भूटान को टच करता है, जो फुट हिल्स हैं बेसिकली हिमालयस का, भूटान टू असम, वहाँ तक ये फैला हुआ है। तो भूटान के इंटरनेशनल बाउंड्री को ये क्या करता है, टच करता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, द लॉग 4 सेल वर्नरेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो ये रिलेटेड है आपके साइबर सिक्योरिटी से। अब है क्या, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये जान लो कि इसको आइडेंटिफाई किसने किया है। तो इसको आइडेंटिफाई किया था सबसे पहले, ऐसा कहा जा रहा था 1 दिसंबर को ये आइडेंटिफाई किया गया था बाय द अलीबाबा क्लाउड सिक्योरिटी। ठीक है, चाइनीज कंपनी, आप सभी को पता ही होगा। तो वहाँ पे उनका नाम चाइनीज था, चाइनीज में था बेसिकली इसको। और ये प्रॉब्लम वाली क्यों है, इतना डिस्कस क्यों किया जा रहा है, मीडिया कवरेज इसको क्यों मिल रहा है? क्योंकि देश और दुनिया की जितनी भी अराउंड मैक्सिमम जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इसको यूज़ करती थी। ये जो प्लेटफॉर्म है दैट इज़ कॉमन लॉगिंग लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म है ये, और मैक्सिमम जैसे आपकी गूगल, एप्पल, जो बड़ी बड़ी इस कंपनी है ना, इसको यूज़ करती थी। प्रॉब्लम क्या है, वर्नेबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे साइबर अटैक करना आसान हो। तो ये जो लॉगिंग लाइब्रेरी है, अब इसका यूज़ किया जा रहा था, ओपन सोर्स है, तो अब यहाँ पे जो साइबर अटैकर्स हैं वो आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम वाली चीज़ ये है कि अब जितना भी आपका जावा बेस्ड वेब सर्वर है, वो सर्वर कंप्रोमाइज हो सकता है, उसकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है, और जो अटैकर हैं उसको अटैक करके डेफिनेटली क्या डिमांड करते हैं, वो उस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये न्यूज़ में है, टेंशन वाली बात है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका, ए है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, आप सभी को पता है, जो दुर्गा पूजा है ना, उसको इस लिस्ट में ऐड किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी, पहले आप ये स्टेटमेंट देख लीजिए।
The list is made up to those intangible heritage element that help demonstrate the diversity of the cultural heritage and the rise awareness। बिल्कुल यहाँ पे ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं, कल्चरल हेरिटेजेस हैं, उनको ऐड किया जाता है जहाँ पे कल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा हो, डांस हो रहा हो, आर्ट्स परफॉर्म किए जा रहे हों, अवेयरनेस फैलाया जा रहा हो। ऐसा नहीं कि 4 लोग इकट्ठा हुए, कुछ खाए पिए और निकल लिए, इस टाइप की चीज़ें नहीं। मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनको बेसिकली इसमें लिस्ट किया जाता है। तो दुर्गा पूजा को लिस्ट किया गया है, एशिया में पहला ऐसा कल्चरल फेस्टिवल है जिसको इसमें इनलिस्ट किया गया है। सेकेंड जो ऑप्शन है आपका, तो पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड है, it not only represents the inherited traditions from the past but also the contemporary rural and urban practices। तो बिल्कुल इस टाइप की जो रूरल और अर्बन प्रैक्टिसेस हैं वो भी उसमें रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, जो कल्चरल फेस्टिवल है, कल्चरल हेरिटेज में जिसको इनलिस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका दोनों ऑप्शन सही है, मतलब बोथ ए एंड बी। अब जो मैं डिटेल आपको बता रहा था वही सारी डिटेल यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि फर्स्ट फेस्टिवल है एशिया में दुर्गा पूजा, जिसको बेसिकली यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में ऐड किया गया है। इसको इंक्लूड करके टोटल कितनी साइट हो गई हमारे देश की? 14 हो गई हैं। ठीक है, अब इसी सेंस में जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ये भी बेसिकली बना रही है, एक नेशनल लिस्ट बनाया जाएगा जिसमें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो डिफरेंट स्टेट्स के हैं उनको नेशन वाइज आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब यहाँ पे वो प्रोसेस मेंशन किया गया है कि क्या चीज़ें होती हैं तो इनको बेसिकली यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डाला जाता है। तो जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि वो अवेयरनेस राइज हो रहा हो, वहाँ पे कल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा हो, उस टाइप की चीज़ें हों। ऐसा कहीं नहीं कि मतलब कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहाँ पे कुछ लोग आए, कुछ चीज़ें कलेक्ट किया, आपस में शेयर किया और निकल लिए, इस टाइप का कहीं फेस्टिवल है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। क्या होना चाहिए वहाँ पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे ओरल ट्रेडिशन हो, आर्ट परफॉर्म हो रहा हो, सोशल प्रैक्टिस हो रहा है, रिचुअल फेस्टिवल हो, नॉलेज प्रैक्टिस हो रहा है, इस टाइप की चीज़ें हैं, नॉलेज शेयरिंग, अवेयरनेस शेयरिंग, इस टाइप की जब चीज़ें होंगी उस कल्चरल फेस्टिवल में तभी उसको यूनेस्को रिकॉग्नाइज करेगा, जो कि दुर्गा पूजा में जनरली आपको देखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप्स के आर्ट परफॉर्म। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रामाकाली टेम्पल। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि भारत और बांग्लादेश क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? विजय दिवस। विजय दिवस मतलब जब पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया था इंडिया के सामने। कब सरेंडर किया था भाई? 16 दिसंबर 1971 को। तो एवरी 16 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के सेलिब्रेशन में, ये बेसिकली हाफ डिकेड था, मतलब 50th था, तो इसके सेलिब्रेशन में हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, ये कहाँ गए थे? बांग्लादेश गए थे। ठीक है, ये जो टेम्पल है, जिस टेम्पल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस टेम्पल को उस वॉर में पाकिस्तान की आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो फिर से उसको क्या किया जा रहा है? रिबिल्ड किया गया वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, इट इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ कोलकाता, नहीं जी, ये ढाका में लोकेटेड है, मतलब बांग्लादेश में ये लोकेटेड है। दिस टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड इन इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के टाइम। इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन में थोड़ा हुआ था, नहीं, वॉर हुआ था जब इंडिया पाकिस्तान, मतलब इंडिया भी उसमें इन्वॉल्व था, बट मेन वॉर किसके बीच में लड़ा जा रहा था? जो बांग्लादेश है, उस टाइम पे बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान का हिस्सा था, उसके बीच में, और इस पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान दोनों के बीच में लड़ा जा रहा था। इंडिया उसमें साथ दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, नाइदर 1 नॉर 2। और यहाँ पे वही सारी डिटेल मेंशन किया गया है जो मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द न्यू नेशनल हेल्पलाइन नंबर अगेंस्ट द एट्रॉसिटी ऑफ SC/STs। जो कैटेगरीज है, मतलब शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल कास्ट है, उनके साथ जो एट्रॉसिटी मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट सताना, उनको उस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए एक नया नेशनल नंबर निकाला गया है, दैट इज़ 14566। और ये अवेलेबल होगा, टोल फ्री होगा और थ्रू आउट नेशन ये वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गो 100% पेपरलेस। तो वो है दुबई। बहुत सारे कारनामा कर रहे हैं, इनके पास पैसा है, करना भी चाहिए और विजन भी बना रहे हैं। तो पेपरलेस होने का मतलब ये है कि अब इनका कोई भी ऑफिशियल वर्क के लिए पेपर नहीं मांगा जाएगा, वो पेपरलेस होगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनियन कैबिनेट हैव अप्रूव्ड द प्रपोजल टू राइज द लीगल मैरिज एज ऑफ द वुमन फॉर 18 to 21। 18 से 21 करने का प्रपोजल रखा गया है। बॉयज़ के लिए ऑलरेडी ये 21 है, गर्ल्स के लिए 18 था, अब इसको बढ़ाया जा रहा है।
अब ये एक तरह की इस टाइप की चीज़ें जब आती हैं तो कंट्रोवर्सी भी साथ आती है। कंट्रोवर्सी इन द सेंस कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बढ़ाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ाना चाहिए। सरकार का लॉजिक ये है कि लड़कियों को भी फ्रीडम मिलना चाहिए ना यार, कि मतलब अब लड़कियों के घर 18 एज है लीगल एज की, घर वाले क्या करते हैं प्रेशर बनाने लगते हैं कि चलो अभी 12th पास हो गई, ग्रेजुएशन कर ले, चलो शादी कर लो शादी कर लो। मतलब 21 ईयर के एज तक उसकी जो शादी है उसको लीगल वैलिडेशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि शादी हो ही नहीं सकती, शादी हो सकती है। देखो शादी तो अभी भी हो जाती है, 18 से कम वालों की शादी नहीं होती है क्या? लड़कियों की हो जाती है, लड़कों की भी हो जाती है, कई से कम वालों की। बट शादी से नहीं रोका गया है। आप चाहोगे कि शादी को रजिस्टर करवा लें तो नहीं। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए पेरेंट्स शादी करा रहे हैं, 21 ईयर से कम का लड़का है और वो कंप्लेन करता है तो सरकार इसको रोक देगी। 18 से कम की लड़की है, उसके पेरेंट्स जबरदस्ती शादी करा रहे हैं, अगर लड़की चाहती कि मेरी शादी ना हो तो उस टाइम पे नहीं होगी। बट लड़की अगर कंप्लेन नहीं करती है, लड़की के साथ कोई कंप्लेन करने वाला नहीं होता है, जैसे कई बार लड़कियां चली जाती हैं 18 से कम वाली भाग उग जाती हैं या कुछ भी व्हाट एवर, लड़के भाग जाते हैं तो जो माइनर होते हैं उसके इसमें क्या होता है, उनकी शादी नहीं हो पाती है और फिर से उनको पेरेंट्स को दे दिया जाता है ना। तो वो वाली चीज़ें हैं। कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये गलत बात है, होनी चाहिए, लड़कियों की फर्टिलिटी की एज होती है। मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, मुझे नहीं पता आप इसके बारे में क्या सोचते हो, सही है गलत है, बट मुझे लगता है कि ठीक है, होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, क्या ही फर्क पड़ता है 3 साल में नहीं। और जनरली अब जो शादी हो रही है लड़कियों की वो भी 21 के बाद ही हो रही है ना, 24-25 तक हो रही है। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु हैज एज्यूम्ड द चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। इससे पहले आप लोगों ने हमने डिस्कस किया था CDS जी के बारे में। तो बिपिन रावत जी का एक एक्सीडेंट में, मतलब एक प्लेन क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई। बेसिकली ये जो कमेटी होती है ना, इसमें जो CDS होते हैं हमारे देश के, CDS का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा और वो भी मोस्ट प्रोबेबली यही बनने वाले हैं। ठीक है, बस फॉर्मेलिटी ही बाकी है, क्योंकि प्रोसेस ही ऐसा है, सिलेक्शन का प्रोसेस ही ऐसा है कि जो सीनियर होगा तीनों सेनाओं में, जो अध्यक्ष हैं तीनों सेनाओं के, उनमें से जो सीनियर होगा उसको बना दिया जाएगा। अब ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है ना, इसको लीड कौन करता है? इसको लीड करता है CDS। ठीक है, CDS लीड करते हैं और बाकी जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं वो भी वहाँ पे होते हैं। तो अभी के लिए ये क्या है, इस कमेटी के मतलब चेयरमैन हैं और बहुत जल्दी ही CDS का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा कि हमारे देश के CDS नेक्स्ट CDS कौन है। तो वो हैं, वो भी जनरली यही होंगे, जनरल MM नारवरे। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन का प्रोसेस ऐसा है, यहाँ पे मेंशन किया भी गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप द फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स 2021 इन द लार्ज स्टेट कैटेगरी। लार्ज स्टेट कैटेगरी यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है कि 2 कैटेगरी में ये बेसिकली किया गया था, स्मॉल स्टेट कैटेगरी एंड लार्ज स्टेट कैटेगरी। तो स्मॉल स्टेट कैटेगरी में कौन टॉप पे है? बेसिकली वेस्ट बंगाल। क्या किया जाता है यहाँ पे, जो 10 साल के कम के बच्चे हैं उनमें लिटरेसी जो रेशियो है वो चेक किया जाता है, कितने बच्चे हैं, क्या लिटरेसी रेट है। तो उसमें वेस्ट बंगाल टॉप पे है और बिहार बॉटम पे है। अगर स्मॉल स्टेट की बात करें तो केरला टॉप पे है, स्मॉल स्टेट, छोटे स्टेट की बात करें तो हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच नेशन हैज ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो कौन है वो देश? भूटान। भूटान मतलब बहुत ही यूनिक फ्रेंडशिप है हमारी। भूटान की जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है वो भी भारत लेता है। डोकलाम आप लोगों ने देखा था, ट्रांजैक्शन पॉइंट, जहाँ पे डोकलाम का बेसिकली बेसिक इशू वहाँ पे डोकलाम का था, बट चूंकि भूटान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत की है, इसलिए भारत के फोर्सेस ने वहाँ पे चाइना के सामने आ गए थे और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये स्टैंड अप चला था। हालांकि उसमें इंडिया का भी इंटरेस्ट है। अगर मान लीजिए भूटान के रास्ते वो फिर क्या करेंगे, एक नया फ्रंट खोल देंगे वॉर के लिए, तो वो इंडिया के इंटरेस्ट में भी है और इंडिया का भूटान के साथ इस टाइप का टाई अप भी है कि आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी हम देखेंगे। ठीक है, तो इन सब फ्रेंडशिप को देखते हुए भूटान ने डिसाइड किया है कि नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को, बेसिकली वो अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो देंगे, जिसका नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। इसको भी आप ध्यान रख लेना और कौन सा देश दे रहा है इसको भी ध्यान रख लेना। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।